फ्रेंड्स, मैं हूँ साइली और मैं आपका हमारे क्लास 12 के बैच में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम पढ़ रहे थे हमारे सॉल्यूशन चैप्टर को, जिसमें सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर में हेनरीज लॉ को कंप्लीट कर लिया था, है ना। पिछला लेक्चर देखा कि नहीं आपने? हेनरीज लॉ का हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके सारे एप्लीकेशंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने ये भी देखा साथ ही साथ कि हेनरीज लॉ कहाँ के एप्लीकेबल होता है, किस किस पे एप्लीकेबल होता है, ये सारी बातें हमने हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ी ना। आज के इस लेक्चर में हम राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे, राइट। बट देखो स्टूडेंट, आज हम जो राउल्ट्स लॉ पढ़ने वाले हैं, सो राउल्ट्स लॉ को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को सीखने वाले हैं, राइट। क्योंकि राउल्ट्स लॉ पढ़ने के पहले जो बेसिक टर्म्स को अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो राउल्ट्स लॉ कुछ भी नहीं समझेगा, राइट। जो हम कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ करते हैं वो पहले हमें समझना है, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द राउल्ट्स लॉ। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, क्या होता है तो स्टूडेंट्स आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड। ओके, सो पढ़ते समय आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ पे वेपर प्रेशर बोला जा रहा है। सो व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर? क्वेश्चन आना चाहिए, यही तो आज हमें पढ़ना है, राइट। सो वेपर प्रेशर क्या होता है? सोचो क्या होता होगा वेपर प्रेशर। अभी हम वेपर प्रेशर के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं यार, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वेपर प्रेशर को भूल के नहीं चलेगा। सो अगर हम सॉल्यूशन की स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स वेपर प्रेशर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, राइट। सो इस वेपर प्रेशर को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक चेम्बर लिया हुआ है, एक कंटेनर लिया हुआ है जिसमें दो लिक्विड्स भरे हैं, जो दो लिक्विड से भरा हुआ है। ओके, जो इवैक्यूएटेड है, मतलब इवैक्यूएटेड चेम्बर मतलब जहाँ पे प्रेशर कुछ भी नहीं है एंड वो क्लोज है। ओके, सो ऐसा ये चेम्बर है। ओके, सो नाउ इस सॉल्यूशन में कुछ मॉलिक्यूल्स है, दो तरीके के मॉलिक्यूल्स है। देखो, कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ है, ये वाला अंदर की तरफ, और कुछ मॉलिक्यूल्स सरफेस पे है ना। इस सरफेस अंदर की तरफ जो मॉलिक्यूल्स है, इस पे चारों तरफ से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। देख पा रहे हो ना, चारों तरफ से इस पार्टिकल को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ओके, सो नेट फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना रहेगा? 0। क्यों 0 रहेगा? कैसे 0 रहेगा? देखो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। वो रस्सी खेलने वाला आपको गेम पता है, राइट। अगर मान लो रस्सी खेलने के लिए वहाँ पे भी 3 लोग हैं, इधर की साइड पे भी 3 लोग हैं, और तीनों लोगों की जो 6 लोग हैं पूरे मिला के, उन 6 लोगों की पूरी एनर्जी सेम है। ओके, सो क्या वो रस्सी इधर की तरफ आ सकेगी, या फिर क्या वो रस्सी उधर की तरफ जा सकेगी? नहीं जा सकेगी, क्योंकि उस पर आप ज़्यादा फोर्स लगा ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स सेम हो रहा है, मतलब नेट फोर्स 0 हो रहा है। इन शॉर्ट वही सेम बात यहाँ पे हो रही है। इस मॉलिक्यूल को चारों तरफ से खींच रहा है, सो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, इट विल नॉट मूव एनीवेयर, राइट। बट ये तो हो गई अंदर के पार्टिकल्स की बात, अंदर के मॉलिक्यूल्स की बात। बट अगर हम सरफेस के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ये गोले गोले दिख रहे हैं, सो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? क्या इस पे फोर्स लग रहा है? यस, लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट कौन से डायरेक्शन में? कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे के डायरेक्शन से, क्योंकि नीचे के अंदर के जो पार्टिकल्स है, अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है, वो इसको खींचने की तरफ बात कर रहे हैं, राइट। बाहर जाने से इनको रोक रहे हैं, राइट। इन पार्टिकल्स को बाहर जाने से, मतलब लिक्विड को छोड़ के जाने से, कंटेनर में जाने से रोक रहा है। ओके, बट चारों तरफ से घेर रहे क्या? नहीं, ऊपर की तरफ से नहीं घेर रहे, सिर्फ नीचे की तरफ से घेर रहे। ओके, नाउ अभी इन दो पार्टिकल्स में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको एक ग्राफ से समझाती हूँ। देखो इस ग्राफ को, अगर पहले टेम्परेचर T1 है, ये आपके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है और ये आपका काइनेटिक एनर्जी है। ओके, टेम्परेचर T1 पे क्या हो रहा है? ओके, सो देखो, अगर टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है, मतलब मैंने टेम्परेचर बाद में बढ़ाया है, तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर T1। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी।
ओके नाउ अब जब अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, देखो इस ग्राफ को अच्छे से, इन सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे पास हायर काइनेटिक एनर्जी है। मान लो अभी मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इन सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगी, हायर काइनेटिक एनर्जी आएंगी। तो वो सरफेस को छोड़ के, ये वाले सरफेस को छोड़ के बाहर जाने की कोशिश करेंगे, बाहर जाने की टेंडेंसी रखेंगे, राइट, इधर की जाने की टेंडेंसी रखेंगी, राइट, ऐसा होगा ना। एंड बाहर जाने की टेंडेंसी रहेगी, मतलब देखो यहाँ से ग्राफ से आपको समझ रहा है, जब मैंने T2 टेम्परेचर बढ़ा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने बड़े, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़े, राइट। जब काइनेटिक एनर्जी कम थी तो कितना मिले, कम ही मॉलिक्यूल्स मिले, राइट। सो मेरे कहने का ये मतलब, जैसे ही इन पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिली, कौन से पार्टिकल, सरफेस के पार्टिकल्स को जब काइनेटिक एनर्जी मिली तो ये अपने सरफेस को छोड़कर ऊपर चढ़ने लगे, ऊपर जाने लगे, कंटेनर को जाने लगे। सो बाहर जाना मतलब क्या होना, अपने सरफेस को छोड़ के, मतलब ये पहले लिक्विड में थे, अभी बाहर जा रहे, मतलब गैस में कन्वर्ट हो रहे। गैस में कन्वर्ट होना मतलब क्या बोलेंगे हम उसको, इवेपोरेशन बोलेंगे। सो हम वेपर प्रेशर को समझने के लिए ये दो टर्म्स यूज़ करते हैं। ओके, सो पहला टर्म है इवेपोरेशन। क्या इवेपोरेशन बोला मैंने, द मॉलिक्यूल्स escape from the surface, राइट। ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल्स कहाँ पे जा रहा है, अपना सरफेस छोड़ के वेपर फेज में जा रहा है। मतलब वो पहले लिक्विड था, अभी कैसे बन गया है, गैस फेज में जा रहा है। ओके, समझ में आया। मतलब यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है। सो इवेपोरेशन को आप ऐसे लिखो, द मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, नाउ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए। नाउ इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा, राइट। मॉलिक्यूल्स आ गए, यहाँ पे कोलिजन करेंगे, इस कंटेनर की वॉल्स को टकराएंगे, राइट। कोलिजन से क्या होता है, कोलिजन से क्या होता है, एनर्जी लूज होती है, लूज करेंगे अपनी एनर्जी। सो अभी देखो क्या हो रहा है, इनके काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। कोलिजन से क्या हो जाएगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और अभी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो इनको नीचे खींच रहा होगा वो बढ़ जाएगा। एंड द रिजल्ट, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर के मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे, फिर से लिक्विड में आएंगे, मतलब फिर से सॉल्यूशन में आएंगे। सो ये क्या हो रहा है, गैस थे अभी, राइट, गैस का लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है। सो ये दूसरा प्रोसेस क्या हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या मैं कंडेंसेशन बोलूँ, तो हाँ बोलिए मैम, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो ही तो हो रहा है। सो कंडेंसेशन के बारे में हम क्या लिखेंगे, कोलिजन of molecules causes to fall back into the solution, right। मतलब गैस का लिक्विड में कन्वर्जन, राइट। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, कितने मॉलिक्यूल, सबसे पहले बात तो इन सरफेस के मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी थी तो वो चले गए, बहुत मज़े से चले गए ऊपर, बट वहाँ पे कोलिजन होने लगा, यहाँ पे कोलिजन होने लगा, वॉल्स पे कोलिजन होने लगा। सो इसके वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उनके पास जो एनर्जी थी वो कम होते गई, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था नीचे का वो खींचने लगा उनको। सो खींचने के पास उनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, बेचारे फिर से लिक्विड में आ गए, सॉल्यूशन में आ गए। सो क्या हो रहा है, गैस का फिर से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है। दैट मीन्स ये दोनों प्रोसेस हो रही है। सो वेपर प्रेशर क्या है ये मैं आपको बताना चाहती थी। सो वेपर प्रेशर क्या है, इन दोनों प्रोसेस का रिजल्ट है। ओके, इन दोनों प्रोसेस में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। अभी इक्विलिब्रियम क्या है ये मत पूछना, मैंने आपको इसके पहले भी बताया है, जितने मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन से गैस फेज में जाएंगे
मतलब वेपर्स फेज में जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स वेपर फेज से लिक्विड फेज में आएंगे। मतलब देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम बिटवीन दिस टू प्रोसेस, राइट। मतलब इवेपोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, ये दोनों प्रोसेस में क्या हो जा रहा है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे जो वॉल्स पे जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा एंड उस कांस्टेंट प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। समझ में आया? जब भी इवेपोरेशन हुआ तभी उतना ही कंडेंसेशन हुआ, जितने रेट से इवेपोरेशन हुआ उतने ही रेट से कंडेंसेशन हुआ एंड जो प्रेशर हो गया था वो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। नाउ डेफिनेशन को पढ़ो। प्रेशर exerted by the molecules in a vapor phase, right? When vapor molecules and the molecules in the vapor molecules or molecules in the solution are in equilibrium, जब दोनों जितने पार्टिकल्स ऊपर जा रहे थे उतने ही पार्टिकल नीचे भी आ रहे हैं, मतलब कंडेंसेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा था, उस प्रेशर को हम कहेंगे वेपर प्रेशर। समझा कि नहीं? अभी समझा होगा तभी हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये अगर नहीं समझा है तो फिर से बैक जाके ये वीडियो देख लीजिए। ओके, सो मैं ऐसा कंसीडर करती हूँ कि आपको वेपर प्रेशर अच्छे से समझ में आया है। नाउ अभी हम देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, टेम्परेचर। सबसे पहला है टेम्परेचर। ये देखो, ये ग्राफ बताता है जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया था तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने मिले थे, ज़्यादा मिले थे। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे। सो टेम्परेचर इंक्रीजेस द वेपर प्रेशर। राइट, जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा उतना ही कंडेंसेशन का रेट बढ़ेगा। सो हम कहेंगे टेम्परेचर इंक्रीजेस द वेपर प्रेशर। ज़्यादा क्लाउड हो जाएगा, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे। सो टेम्परेचर इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। सो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, राइट। दूसरा फैक्टर होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे? यहाँ पे है नीचे। उसको अगर खींचेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो क्या वो मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जा पाएंगे? अगर वेपर फेज में जाएंगे ही नहीं तो क्या इवेपोरेशन होगा? अगर इवेपोरेशन ही नहीं होगा तो क्या कंडेंसेशन होगा? अगर कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन दोनों अगर ये प्रोसेसेस नहीं होंगे तो क्या वेपर प्रेशर होगा? वहाँ पे नहीं होगा, राइट। मतलब कि हम बोलेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम रहेगा उतना ही हमारा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अरे देखो ना, सिंपल सी बात है यार। ये जो मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं इनको अगर मैं खींच रही हूँ, राइट, खींच रही हूँ, ऊपर जाने से मत जाओ बोल रही हूँ, खींच रही हूँ, उनको जाने से मैं रेस्ट्रिक्ट कर रही हूँ, तो ऊपर जाएंगे ही नहीं, तो वेपर फेज में ही जाएंगे नहीं। वेपर फेज में नहीं जाएंगे तो कंडेंसेशन नहीं होगा। अगर कंडेंसेशन नहीं होगा, ये दोनों प्रोसेसेस नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। कहाँ इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, कहाँ पे वेपर प्रेशर मिलेगा? सो हम कहेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर द वेपर प्रेशर। राइट, समझ में आया ये दोनों कंसेप्ट? ओके, नाउ तीसरी जो बात होती है, तीसरा फैक्टर जो है वो है सरफेस एरिया, राइट। सरफेस एरिया के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक मैं ऐसा कंटेनर लेती हूँ जिसमें लिक्विड्स भरे हैं, 2 लिक्विड्स अगेन, राइट। नाउ दूसरा सेम कंटेनर मैं लेती हूँ बट जिसका एरिया जो है वो थोड़ा, सरफेस एरिया थोड़ा सा बड़ा है, राइट। सो सेम लिक्विड मैंने उसमें भरा है बट सेम लिक्विड भरने के वजह से, सेम लिक्विड भरा है बट वो सरफेस एरिया ज़्यादा होने के वजह से क्या हो रहा है कि वो लिक्विड ऐसा फैला सा लग रहा है, राइट। ये ऐसा ऊपर से है इसलिए इसमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लिक्विड है, बट लिक्विड की जो क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब सेम ही है। ओके, नाउ देखो, यहाँ पे देखो
हमारा वेपर प्रेशर की क्या क्या डेफिनेशन है, जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या है, एट द सेम टाइम, सपोज हमने एक बार अभी इनका चालू कर दिया, ठीक है, यहाँ से सपोज 100 मॉलिक्यूल्स यहाँ से अगर स्केप आउट होंगे, ऊपर जाएंगे, राइट, 100 मॉलिक्यूल्स, तो इस स्टेज में 300 मॉलिक्यूल्स स्केप आउट होंगे, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा है, राइट। सो सरफेस एरिया बढ़ रहा है, मतलब रेट ऑफ, मैं कहाँ पे लिखूँ इसको, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो रहा है ना। अभी तो इंक्रीज हो गया ना, अभी जितने इतने जो मॉलिक्यूल्स गए थे ऊपर उतने ही कंडेंस होगी। दूसरी स्टेप क्या है, जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे उतने ही कंडेंस होंगे। एट सम टाइम देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम विल बी इस्टेब्लिश, तब क्या होगा, जितने पार्टिकल्स, जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर गए थे उतने ही पार्टिकल्स नीचे की तरफ आएंगे, मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब कि क्या हो रहा है, इवेपोरेशन का रेट अगर बढ़ रहा है तो कंडेंसेशन का रेट भी तो बढ़ रहा है, राइट। तो समझ में आ गया कि दोनों टर्म्स कैसे बढ़ रहे हैं। सो क्या सरफेस एरिया का कुछ लॉजिक लग रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ भी डज नॉट इफेक्ट, it does not, vapor pressure does not causes any effect on vapor pressure. So हम क्या बोलेंगे, vapor surface area does not cause any effect on vapor pressure, राइट। इसी की बात लीजिए, अभी वो तो मैंने इतना बना, सपोज यहाँ पे से 100 में से 25 मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, दैट मीन्स आफ्टर सम टाइम 25 मॉलिक्यूल्स जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, तब 25 मॉलिक्यूल्स भी नीचे आएंगे। दैट मीन्स सरफेस एरिया का तो कोई भी रोल ही नहीं आ रहा है यार, राइट। सो हम कहेंगे, दैट मीन्स हम कहेंगे कि सरफेस एरिया डज नॉट कॉजेस एनी इफेक्ट ऑन द वेपर प्रेशर। सो समझ में आया, ये बेसिक चीज़ें थी। वेपर प्रेशर समझना बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको राउल्स लॉ पढ़ना है तो, ठीक है। सो आई एम जस्ट, मैं ऐसा सोच रही हूँ, मैं ऐसा समझ रही हूँ, मैं ऐसा कंसिडर कर रही हूँ कि आपको ये वेपर प्रेशर समझ में आ गया है। ओके, मैंने इसको आपको इतने अच्छे ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया है कि जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, राइट। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, दैट मीन इवेपोरेशन रेट इंक्रीज हो रहा है, एट द सेम टाइम कंडेंसेशन भी होगा। ओके, सो देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द इवेपोरेशन प्रोसेस एंड द कंडेंसेशन। मतलब कि मैं एक वर्ड में आपको ऐसे बोल सकती हूँ कि वेपर प्रेशर इज एन रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस। सो ये लिख लो, जब भी आपको कभी कोई भी पूछेगा कि व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, सो आप कह देना कि इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस। ओके, सो समझ में आया स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर समझ में आया। अभी हम राउल्स लॉ को समझने के लिए पूरे तैयार हो गए हैं, राइट। फिर भी राउल्स लॉ को समझने के लिए छोटा सा कंसेप्ट बाकी है जो मैं राउल्स लॉ करते समय आपको बताऊंगी। ओके, सो समझ में आया स्टूडेंट्स। तो चलो इसका फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो बी प्रिपेयर, इस लेक्चर को बार बार देखते आना, पूरा क्रिस्टल क्लियर करके आना ये वेपर प्रेशर का कंसेप्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय स्टूडेंट्स।